हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर, इसके अलावा मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के लिए आपका सामान्य विज्ञान का पार्ट सेकंड रहेगा। प्रैक्टिस सेट सेकंड आप इसको बोल सकते हैं। देखिए, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट हमने डिस्कस किया है, उस पर आप सभी ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें दिया है, बहुत सारे कमेंट हमें करके बताए जिससे हमारा दिल खुश हो गए। इसलिए हम जल्द से जल्द आपके लिए पार्ट इसका सेकेंड भी लेकर आ चुके हैं। और हमने आपसे ये वादा किया था पार्ट फर्स्ट में कि हम आपके लिए ऐसी चीज़ें लेकर आएंगे पार्ट सेकंड में जो आपको बेसिक से जो कि बताई जाएगी, इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए जाएंगे और क्वेश्चन जो रहेंगे उनका लेवल भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो वही वादा आपसे आज पूरा करने वाले हैं। सो इस वीडियो को आप पूरा जरूर से देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो होगा आपका एडवांस लेवल का वीडियो होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आपका होने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। साथ ही आपको बता देते हैं, यदि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर आपको इतना सारा डेटा मिल जाएगा एमपी के एग्जाम से रिलेटेड कि आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। इसलिए आप प्लेलिस्ट पे जाकर जरूर से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको अगर देख लेंगे अपनी आंखों से तो आप खुद विश्वास हो जाएगा कि कितना सारा डेटा मिलेगा। जीके जीएस, इसके अलावा करंट अफेयर के भी बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो प्लेलिस्ट जरूर से जाके चेक करिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए हम लेकर आए, इसका जो सही जवाब रहेगा वो आपको हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन आपका है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी आपको बताना है, लॉन्गेस्ट बोन आपको बताना है कि ये कौन सी है। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन भी दे रखे। अब इसमें से जो भी आपको सही जवाब इसका लगे वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमें पता चल पाए कि आपको इनके सही जवाब जो है याद भी है या नहीं है। तो आगे से हम ऐसे लेवल के जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है उनको भी इस वीडियो में कवर करते चलेंगे। क्लियर चीज़ें? अब चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका आ रहा है, देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट से 25 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था। आज जो है 26 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 26, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है। देखिए, जो स्तनधारी वर्ग होते हैं इनमें रक्त का सबसे अधिक जो तापमान पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, वो बकरी में पाया जाता है। सबसे अधिक टेम्परेचर जिसको बोला जाता है। अब देखिए, स्तनधारियों की यहाँ पर बात की गई है। अब स्तनधारियों में ऊंट का जो शारीरिक तापमान है एक दिन में बहुत बार परिवर्तित होता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये फैक्ट भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा जो ऊंट होता है ये पूरे दिन के दौरान अपने शरीर के तापमान में 64 डिग्री सेल्सियस से लेकर 41.7 डिग्री सेल्सियस तक सामंजस्य कर सकता है, यानी बड़ा यहाँ पर परिवर्तित उसमें हो जाता है। ऐसा आप याद रखिएगा। थोड़ी सी ये चीज़ें यहाँ से आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए हमने आपको बताया है कि यहाँ पर तापमान जो है इससे भी क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी पूछे जाते हैं। तो ये इसका जो इससे जवाब रहेगा वो बकरी रहेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, मछलियाँ जो है किस अंग से सांस लेती हैं। अब इसका तो आप सभी को पता ही है, मछलियाँ जो रहती है गिल के द्वारा यहाँ पर सांस ली जाती है मछलियों के द्वारा। क्लियर चीज़ें? और कशेरुका जो जानवर है इनको जो पानी में रहता है इनमें जो है आमतौर पर गिल्स पाए जाते हैं और यहाँ पर इनमें देखने को मिलता है। तो ये आप फैक्ट याद रखिएगा, बेसिक चीज़ें हैं। और ये तो आयुब का आपको पहले से भी क्लियर होगा। तो मछलियों का आयुब का आपको क्लियर हो गया होगा। ये किससे सांस लेती है? गिल से लेती है, गलफड़ों के द्वारा आपको क्लियर होगा। देखिए, आपको बताते हैं एमपीपीएससी, इसके अलावा एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एमपी जेल प्रहरी, इन सभी के टेस्ट सीरीज पर अभी पूरे 50% का डिस्काउंट चल रहा है। अभी देखिए, यहाँ पर ये जो डिस्काउंट मिलेगा आपको कुछ ही टाइम के लिए मिलने वाला है। तो आपको जल्दी से हमारे कूपन कोड ROYJGOV50 को यूज करना होगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक वेबसाइट या फिर ऐप डाउनलोड होगा। उसको डाउनलोड करने के बाद में आप वहाँ से टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं और डिस्काउंट का जो है पूरा लाभ उठा सकते हैं। और ये जो ऑफर है सीमित समय के लिए, तो जल्दी से इस ऑफर का आप सभी लाभ उठा सकते हैं, बिकॉज आपकी एग्जाम भी जल्द आने वाली है। क्लियर है? अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्तनधारी आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। अब सबसे बड़ा जो स्तनधारी है वो आप सभी को बताइए कि ब्लू व्हेल जो है ये सबसे बड़ा स्तनधारी है। और यहाँ पर स्तनधारियों का जो आकार होता है ये आपको पहले क्लियर कर देते हैं। देखिए, स्तनधारियों का जो आकार होता है 29 सेंटीमीटर से 33 सेंटीमीटर। यहाँ पर मधुमक्खी चमगादड़ जो होते हैं उनका होता है सबसे कम। इसके अलावा इससे लेकर 33 सेंटीमीटर जो है नीली व्हेल जो है इस तक होता है। तो ये आप याद रखिएगा, किससे होता है? 29 सेंटीमीटर से मधुमक्खी इन चमगादड़ जो है इनसे लेकर 33 सेंटीमीटर किसका होता है? ब्लू व्हेल का होता है। तो इन तक जो है ये स्तनधारी होते हैं।
अब ये फैक्ट तो आई होप का आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जो स्तनधारी जो होते हैं इनमें जीव जो होते हैं यूरिया उत्सर्जित करते हैं। क्या उत्सर्जित करते हैं? स्तनधारी जो जीव होते हैं वो यूरिया को उत्सर्जित करते हैं। इसके अलावा अब ये जो है यूरिया को उत्सर्जित करते हैं, तो इसीलिए इन्हें यूरियोलेटिक जीव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूरियोटेलिक जीव बोला जाता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक और फैक्ट यहाँ पर आपसे पूछा जाता है स्तनधारियों से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पर ब्लू व्हेल निकल कर आया है, तो ब्लू व्हेल से रिलेटेड है कि आपका जो ब्लू व्हेल है एक समुद्री स्तनपायी है, आप सभी को पता ही है। और इसकी जो लंबाई होती है कितनी होती है? तो इसकी लंबाई होती है 30 मीटर, 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई देखी जाती है। और इसका वजन जो कि यहाँ पर बताया जाता है वो 173 टन जो है यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो 173 के लगभग आप इसको मान सकते हैं। और यहाँ पर एक और बात पूछी जाती है कि इसका जो वर्तमान अस्तित्व जो है ये जानवर में सबसे बड़ा है ब्लू व्हेल, ये आप याद रखिएगा। और इसके अलावा इसके शरीर पर जो है नीला रंग जो है इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है, इसलिए इसको ब्लू व्हेल के नाम से जाना जाता है। और इसका शरीर लंबा और पतला होता है। तो आपने आयुब के इमेज में देखा होगा, नहीं देखा तो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा स्तनधारी जो होता है यही होता है ब्लू व्हेल। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? देखिए सबसे छोटा जो पक्षी है विश्व का वो है हमिंग बर्ड। अब हमिंग बर्ड जो है ये आपका अमेरिका का जो है यहाँ पर अमेरिकन पक्षी इसको बोला जाता है हमिंग बर्ड को, और विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। अब इसके नाम की अगर हम बात करें तो इसको किस किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए ये जो नाम है इसको आप और नाम जो है इनके काफ़ी मिलते जुलते हैं और काफ़ी बार आयुब का आपने सुना होगा। देखिए यहाँ पर एक नाम इसका आता है गुंजन, गुंजन नाम इसका आता है, और एक आता है इसका गुनगुना, गुनगुना। ये दोनों नाम से इसको जाना जाता है हमिंग बर्ड को, गुंजन और गुनगुना। तो ये दोनों नाम आयुब का आपने पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे, तो ये आप याद रखिएगा, आसानी से याद रह जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। क्लियर चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर अगर हमिंग बर्ड के बारे में बात करें तो इनका जो कि जीवन जो होता है वो कितने साल का होता है? 3 से 5 साल का जीवन इनका होता है। और हमिंग बर्ड की जो साइज होती है वो कितनी होती है? 5 से 6 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, और सारी चीज़ें आपको इनके बारे में क्लियर भी हमने कर दी है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग कौन सा है? देखिए कशेरुक जो जंतु होते हैं इनके शरीर का सबसे जो कठोर भाग है वो होता है इनेमल, इनेमल जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा इनेमल, तो आप सभी जानते ही हैं। बाकी आगे बढ़े, व्हेल में श्वसन के संग में होता है। देखिए व्हेल में जो श्वसन होता है वो फेफड़ों के द्वारा होता है, फेफड़ा के द्वारा होता है, लंग्स के द्वारा आप बोल सकते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब इसका रहेगा। याद रखिएगा व्हेल में, और व्हेल के बारे में आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी हम दे चुके हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? तो आधुनिक मानव को जंतुओं के जो वर्ग में रखा गया है उस वर्ग का नाम है प्राइमेट्स। प्राइमेट्स याद रखिएगा, प्राइमेट जो है ये वर्ग है इसके अंतर्गत रखा गया है। और प्राइमेट वर्ग को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राइमेट वर्ग को हिंदी में नर वानर बोला जाता है। नर वानर यानी नर, और वानर यानी आप सभी को पता ही है कि इसमें लीमर, बंदर और वानर जो ये आते हैं, और नर यानी मानव आपका होता है। तो मानव ये जो सभी है इसी वर्ग में, प्राइमेट्स वर्ग में, और इसको हिंदी में नर वानर वर्ग बोला जाता है। तो देखिए नर वानर समूह होता है ये, और इसमें शामिल कौन कौन से जीव है? बंदर होते हैं इसमें, वानर होते हैं, मनुष्य, और इसके अलावा लीमर भी इसमें होते हैं। और ये जो श्रेणी होती है प्राइमेट्स की, इसमें व्यक्तिगत प्रजातियां या समूह के रूप में प्राइमेट्स के बारे में यहाँ पर लेखों को कवर करती है प्राइमेट्स वर्ग। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, ऊतकों के अध्ययन यानी सेल टिश्यूज स्टडी संबंधित विज्ञान को कहा जाता है। ऊतकों के संबंध अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब आपका रहेगा वो रहेगा हिस्टोलॉजी। क्या बोला जाता है? हिस्टोलॉजी बोला जाता है ऊतकों के अध्ययन को। इसको ओतकी भी बोला जाता है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओतकी भी कभी कभी इसको बोला जाता है, बाकी इसको ऊतकों का अध्ययन बोला जाता है। याद रखिएगा हिस्टोलॉजी आपका सही जवाब इसका रहेगा। बाकी अगर हम बात करें साइटोलॉजी की, तो साइटोलॉजी किसको बोला जाता है? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोला जाता है, जो कि यहाँ पर स्टडी ऑफ सेल आप बोल सकते हैं। क्लियर है? अब आगे बात करें हम इसके अगले ऑप्शन के बारे में, तो देखिए यहाँ पर अगला ऑप्शन आपका आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें अगले ऑप्शन के बारे में, तो यहाँ पर आपको हिस्टोलॉजी आपको बता दिया है हमने। इसका जो सही जवाब आपका रहेगा हिस्टोलॉजी ही रहेगा। हिस्टोलॉजी ऊतक विज्ञान ओतिकी होता है,
और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम कवर कर सकते हैं। देखिए, सूक्ष्म शरीर अंगों के भीतर ऊतकों की संरक्षण, इसके अलावा विन्यास के अध्ययन, ये सभी चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत ही क्लियर होती है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। इसके अलावा आपको अगर हम बताएं एनाटॉमी के बारे में, तो एनाटॉमी है, इसमें मानव शरीर की रचना और उसके विभिन्न भागों का अध्ययन किया जाता है। तो ये आप एनाटॉमी के बारे में याद रखिएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कोशिकाओं के समूह ग्रुप्स ऑफ सेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये ऊतक को कहा जाता है ग्रुप्स ऑफ सेल। तो कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है, टिश्यूज जिनको आप बोल सकते हैं इंग्लिश में। और आपको इंग्लिश में भी नाम याद रखना है, इसीलिए हमने इंग्लिश में भी मेंशन किया है यहाँ पर, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में इंग्लिश में भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो विशेष करके आप इंग्लिश में भी याद रखिएगा, इनको हिंदी में भी याद रखिएगा, दोनों लैंग्वेज में आपको याद रखना है। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं कि हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रेडी कर सकते हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि दोनों लैंग्वेज में उनको याद रख पाएँ। क्लियर चीज़ें। अब यहाँ पर हम ऊतक के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखिए ऊतक के बारे में आप सभी को ने पता होगा कि कोशिकाओं का एक ये समूह होता है। अब ये जो समूह होता है भ्रूणी उत्पत्ति, विकास, रचना, इसके अलावा आकृति, आकार, इन सभी कार्य के विचार में समान होती है ना, इनमें जो है समानता होती है, इनको सामूहिक रूप को ही हम ऊतक बोलते हैं। तो इनको टिश्यू बोला जाता है, टिश्यूज आप बोल सकते हैं। और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी, या फिर ओतकी भी आप बोल सकते हैं, जो कि हम अभी कुछ टाइम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। तो आपका जो है इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पुनरुत्पादन की क्षमता यानी रिप्रोडक्टिबिलिटी किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है? तो देखिए, पुनरुत्पादन की जो क्षमता होती है वो होती है कला जो ऊतक होता है आपका एपिथेलियम ऊतक, इनमें सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक इन्हीं में पाई जाती है उपकला ऊतक में। क्लियर है चीज़ें, उपकला ऊतक। और आगे आने वाले वीडियोस में हम उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र, इन सभी को स्टडी जो करेंगे वो बिल्कुल डीपली करेंगे और डीपली लेवल में हम इनको सभी को समझेंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक कौन सा है? तो ये जो ऊतक होता है तंत्रिका ऊतक होता है। तंत्रिका तंत्र आप सभी को जानते हैं। और ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है इनको ये नियंत्रित करता है, तो इसका नाम है तंत्रिका ऊतक। क्लियर चीज़ है। ऑप्शन सब में आपका सी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब आपका रहेगा। बाकी आगे अगर हम बढ़े तो रक्त किस प्रकार का ऊतक है आपको बताना है। इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा आपका, क्या रहेगा, जल्दी से क्लिक करिएगा। इसका सही जवाब आपका रहेगा कनेक्टिव टिश्यूज यानी संयोजी ऊतक। क्लियर चीज़ें। रक्त जो होता है वो संयोजी ऊतक होता है, याद रखिएगा। और संयोजी ऊतक का जो कार्य होता है शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ना इसका मुख्य कार्य होता है। और यहाँ पर जो है तरल संयोजी ऊतक जो होते हैं वह संयोजी ऊतक होते हैं जो तरल रूप से होकर भी शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़े रखने में मदद करते हैं, उनको हम बोलते हैं तरल संयोजी ऊतक। क्लियर है। तो संयोजी ऊतक का आप सभी समझ गए होंगे कि शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम किसका होता है, संयोजी ऊतक का होता है। और तरल संयोजी ऊतक वह ऊतक होते हैं जो तरल रूप में होकर भी शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ते हैं। तो दोनों का मतलब आपका एक ही रहेगा। और जैसे कि नाम से ही यहाँ पर आपका क्लियर है कनेक्टिव टिश्यूज यानी जोड़ने का काम ये करते। तरल हो गए तो तरल रूप में रहकर तरल को वो जोड़ते। बाकी आप याद रखिएगा, इसे आराम से समझ सकते हैं। अब देखिए, तरल संयोजी ऊतक में रक्त एवं लसिका शामिल होती है। इसके अलावा इन दोनों ऊतकों की वजह से ही शरीर के विभिन्न अंगों का एक दूसरे के साथ जुड़ाव रहता है। देखिए, यहाँ पर अगर आपकी हड्डी है तो हड्डी एक जगह से मुड़ जाती है, तो वहाँ पर वो बीच में जो जोड़ना, वहाँ पर जोड़ जो होता है जहाँ से जुड़ी होती है, वो इसी का काम होता है संयोजी ऊतक का, या कनेक्टिव टिश्यूज आप बोल सकते हैं। तो इसी का काम ये होता है। क्लियर चीज़ें। आई होप आपको इसको समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, अरेखी पेशी ऊतक यानी नॉन लाइनर टिश्यूज यहाँ पर कहाँ पाया जाता है, ये आपको बताना है। अरेखित पेशी ऊतक। क्लियर है। इसका सही जवाब आपका रहेगा, ये जो पाए जाते हैं आमाशय में पाए जाते हैं, स्टोमच में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, संयोजी ऊतक के उदाहरण आपको बताना है कि कौन कौन से हैं। अब देखिए, संयोजी जो ऊतक है आप सभी को बता ही चुके। कनेक्टिव टिश्यूज उनको बोला जाता है जो शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। क्लियर है। अब इसमें जो इसके कौन कौन से उदाहरण है संयोजी ऊतक के, तो लिम्फ, हड्डियाँ, प्रोटीन। तो यहाँ पर देखिए ये जो सभी है इनको इसके उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम।
फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, संकुचनशील ऊतक जिनको कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज बोलते हैं, इसको किस नाम से जाना जाता है, ये आपको क्लिक करना है। देखिए संकुचनशील जो ऊतक होते हैं इनको हम पेशी ऊतक के नाम से भी जानते हैं, मसल्स जो टिश्यूज होते हैं इनको इस नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा संकुचनशील ऊतक, पेशी ऊतक। क्लियर है, बिल्कुल याद रखिएगा, पेशी ऊतक याद रखिएगा, कई बार ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हम अगर आप चाहेंगे तो स्पेशली इन जो ऊतक है इनके ऊपर एक वीडियो बना देंगे, डिटेल्ड वीडियो, जहां से आपके जितने भी क्वेश्चन है वो वन लाइनर के फॉर्म में करवा देंगे या फिर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करवा देंगे। आप जो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे उस हिसाब से हम आपको क्लियर करवा देंगे। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, बाकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। देखिए अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो रहेगा आपका, चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं। अब चेतना ऊतक की यहाँ पर बात की गई है, ये किस ऊतक को कहा जाता है, चेतना ऊतक, तो ये जो कहा जाता है तंत्रिका ऊतक को बोला जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा, चेतना ऊतक, तंत्रिका ऊतक, याद रखिएगा, मोस्ट टाइम है। हीमोग्लोबिन जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, ये आपको बताना है। हीमोग्लोबिन तो आप सभी को पता ही है, ये जो होता है आपका किस में पाया जाता है, आपका पाया जाता है ये WBC में, यानी आपका यहाँ पर जो यहाँ देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, बिल्कुल यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो है RBC और इसमें लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। देखिए यहाँ पर जो लाल रक्त कणिका होती है उसको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, और वाइट जो ब्लड सेल्स है उसको श्वेत रक्त कण बोलते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, उल्टा नीचे लिखा गया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, इतने सारे जो वीडियोज़ बनाने देते, तो इसके लिए इसको आप काट दीजिएगा, बाकी आप हिंदी में ही इनको याद रखिएगा। बाकी मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, ये आपका है WBC और ये आपका है RBC। क्लियर है, नीचे वाला रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। क्लियर है, तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो ये जो पाया जाता है लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, लाल रक्त कण में पाया जाता है, यानी रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, RBC में पाया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। क्लियर है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि का नाम से जाना जाता है या फिर कहा जाता है। तो ये जो ग्रंथि है इसको पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं, याद रखिएगा, सी ऑप्शन इसको सही जवाब आप करेगा। और इसको तो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, यानी आप जब स्कूल टाइम में होंगे जब इसको क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे, जब इसे आपको याद होगा, नहीं भी होगा तो आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं से आपके क्वेश्चन निकल कर भी आते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव शरीर में हड्डियों की जो संख्या है आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 206 होती है। और अगर बात की जाए बालक में, बालक जो छोटे बालक होते हैं, छोटे बच्चे, उनमें अगर हम बात करें तो 300 हड्डियाँ होती हैं, उनका भी आप याद रखिएगा। भोजन में उपस्थित शर्करा को मोल्टेज में बदलता है, किसका काम ये होता है। देखिए भोजन में उपस्थित जो शर्करा होती है इसको टॉयलिन के द्वारा बदला जाता है मोल्टेज में, तो टॉयलिन इसका सही जवाब आपका रहेगा, याद रखिएगा। और ये जो होते हैं एंजाइम होते हैं, रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज, टॉयलिन, ये जो सभी है एंजाइम है, और एंजाइम के बारे में भी हम अच्छे से स्टडी करेंगे। भोजन का अवशोषण यानी अवशोषण ऑफ फूड शरीर के किस अंग में होता है। तो देखिए ये जो होता है भोजन का अवशोषण, ये यहाँ पर छोटी आंत जो होती है आपकी, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, तो यहाँ पर आपका छोटी आंत जो है इसका सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें ही भोजन का जो है अवशोषण होता है। क्लियर है, छोटी आंत। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपको बतानी है, लार्जेस्ट ग्लैंड आपको बतानी है मानव शरीर की, ह्यूमन बॉडी की, तो इसका सही जवाब आपका रहेगा यकृत। यकृत जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब इसका हो जाता है। इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग आपको बताना है कि कौन कौन से हैं। तो देखिए इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है वो है आपका डायबिटीज, यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें आपका डायबिटीज जो है इंसुलिन की कमी से होता है, तो यहाँ पर भी आपका सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। बाकी अगला क्वेश्चन है, कौन से पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करते हैं। और इन त्वरित जो पदार्थ है जो कि पोषक पदार्थ है, इनका नाम है कार्बोहाइड्रेट, जो कि त्वरित ऊर्जा प्रदान करते हैं ह्यूमन बॉडी को। क्लियर है, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। बाकी अगला क्वेश्चन है, शरीर में गैसों का विनिमय यानी गैस एक्सचेंज किस अंग में होता है। गैसों का जो एक्सचेंज होता है यानी विनिमय होता है तो ये होता है फेफड़ों में, फेफड़ों में होता है, लंग्स में ये परिवर्तन होता है, या फिर विनिमय आप एक्सचेंज इसको बोल सकते हैं। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पर हमने टॉप 50 प्लस क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 25 क्वेश्चन डिस्कस किया, अब हम 50 क्वेश्चन तक पहुँच गए। अगले पार्ट में आपको 51 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन तो डिस्कस किए, उसके साथ में इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे चुके हैं कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आई होप का आप कभी नहीं भूल पाएंगे।
क्लियर है। तो यहाँ पर आपके लगभग 50+ क्वेश्चन रेडी हो चुके हैं और फर्स्ट पार्ट में भी आपके इतने ही क्वेश्चन रेडी हो चुके थे। तो ऐसे ही हम हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। अगर आपका ज़्यादा सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट और अच्छा मोटिवेशन रहा और अच्छे कमेंट आप करेंगे तो हम इस वीडियो को, इस पार्ट को जरूर से कंटिन्यू करेंगे जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं हो जाती। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ पाए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको भी यहाँ पर पढ़ने में मजा आए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।